वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार झारखंड दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड सी GSN करंट अफेयर्स। वी आर स्टडिंग द मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड एंड इनिशियल पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टीज में किस तरह से झारखंड के रूलर्स के ऊपर द दिल्ली सल्तनत का इन्फ्लुएंस बढ़ा, किस तरह से कुछ एरियाज उनके कंट्रोल में आया। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर एंड ऑनवर्ड्स वी विल सी कि हाउ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द झारखंड that comes under their influence. The native rulers accepted the suzerainty and authority of the Mughal emperors. That in the last class we have seen कि during the time of Sirsa Suri that even defeated the Chero rulers. Now today we will study from Akbar and onwards. That Akbar became the emperor in 1556 after the second battle of Panipat. Okay, so you know that in 1556 the second battle of Panipat was fought between Akbar and Hemu was defeated, and at last that Akbar became the emperor of the Hindustan. That Akbar was very well aware about the significance of Khokhara region, because whenever the rebels they found this place as a refugee, जो भी उनके रेबल्स होते थे, द अफगान्स रेबल्स होते थे, वो खोखरा रीजन को एज ए सेफ हेवन की तरह यूज करते थे। सेकेंड रीजन वाज दैट द डायमंड आर बेसिकली फाउंड इन द संख रिवर। दैट अकबर ड्यू टू दीज टू रीजन्स अकबर इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। दैट संख रिवर के बारे में इवन द टॉलमी, ओके, the Ptolemy has said there's a term that is adamas. The adamas in Greek it means the diamond. Okay, so Ptolemy had described about the Sank river and it is the place जहाँ से diamond obtain होता है। So due to this diamond ये अकबर इस एरिया को लाना चाहता। Secondly that ये safe haven की तरह यूज होता था by the rebels जो भी उनके होते थे। So अकबर that given the task to मान सिंह, ठीक है, मान सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं that he was one of the high mansabdar. Second, मान सिंह that he was the commander of the Akbar's army. So मान सिंह was given the task to bring these areas under the control. So मान सिंह led an army and एक important battle था that is called Battle of Tokrai. ये याद रखेंगे। So Battle of Tokrai, ठीक है। This battle was fought between the मान सिंह that and the rebels. Okay, it is the battle between the मान सिंह versus the rebels. The rebels were the defeated. मान सिंह brought this area under his control. Okay, so this battle was fought on the 23rd March 1576. So that is 23 मार्च 1576 को ये बैटल लड़ा गया था। 1576 दिस वाज इम्पॉर्टेंट ईयर आल्सो बिकॉज हल्दी घाटी की लड़ाई भी इसी साल हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। सो कम बैक टू आवर डिस्कशन कि द बैटल ऑफ टकुराई, ये जो रेबल का इशू था इसके लिए ये लड़ा गया था। 23 मार्च 1576 को द मान सिंह डिफीटेड द रेबल्स, और यू कैन एक नाम है दैट मान सिंह डिफीटेड द जुनैद, ही वाज ए रेबल। The second cause that attraction towards the diamond occurrence in the Sank river. Sank river में diamond मिलते थे, हीरे मिलते थे। ठीक है, this was also mentioned in Akbarnama, okay, and also mentioned in Ain Akbari. So let's see कि how the Akbar approach to conquer these areas. So पहला the effective जो अटैक होता है that is in 1585. ठीक है, so the 1585 अकबर had ordered his general that is Shahbaz Khan कि attack on the Nagvangshi kingdom and bring this area under his control. So Nagvangshi was ruled by Madhukarn Shah or simply Madhu Singh at that time.
मधुस करण शाह वहाँ के रूलर्स थे. सो द शहबाज खान ने अटैक किया. ही डिफीटेड द नागवंशी रूलर और नागवंशी रूलर्स वर फोर्स्ड टू पे द टैक्स. इस तरह से कुछ एरिया मुगल्स के कंट्रोल में आया. नागवंशी रूलर्स को हराने के बाद मुगल्स ने सिंहभूम एरिया पर अटैक किया. सिंहभूम रूलर्स थे लक्ष्मी नारायण सिंह. उन्होंने मुगल्स के सोजरेंटी को एक्सेप्ट किया. इस तरह से सिंहभूम एरिया पे भी मुगल का अधिकार और इस तरह से अपनी अथॉरिटी मुगलों ने स्थापित की. सो द मानभूम एरिया जो आज का धनबाद है वो भी मुगलों के कंट्रोल में इस तरह से आते चला गया. सो जब भी मुगल्स बंगाल एक्सपीडिशंस पे जाते थे सो दैट मानभूम एरिया वाज अंडर द रूट. सो ये इन रूट होने के चलते इसको भी मुगलों ने जीता. बट छेरोस की जो स्टेटस था वो समथिंग डिफरेंट था. द छेरो रूलर जो कि पलामू दिस एरिया वाज रूल्ड बाय द छेरोस बिकॉज 16th सेंचुरी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि द रक्सल्स वर ओवरथ्रोन बाय द छेरोस. सो द छेरोस नाउ रूलिंग द क्लैन and ruling dynasty here. But the Palamu area was out of the control of the Akbar's control. अभी तक ये एरिया अकबर के कंट्रोल में नहीं आया था. But gradually that Akbar knew about its importance. Akbar ordered the Man Singh to bring this area under the control, capture this area. So Man Singh, for this purpose, he built a fort at Rohtasgarh. रोहतासगढ़ पे एक फोर्ट बनाया to attack the Palamu. And ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एट द टाइम रणपत छेरो वाज द रूलर. से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एट द टाइम ऑफ अकबर हु वाज द रूलर ऑफ द पलामू एरिया. सो इट वाज रणपत छेरो. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पे याद रखेंगे. सो फ्रॉम दीज थिंग्स यू कैन कंक्लूड दैट कि a greater portion of the झारखंड दैट इज छोटा नागपुर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स. और फिर ग्रेजुअली और भी एरियाज अंडर कंट्रोल आएंगे. लेट्स सी कि जब जहांगीर एम्पेरर बनते हैं तब फिर क्या होता है. यू नो दैट इन 1605 AD अकबर डाइड एंड उसके बाद जहांगीर सेट ऑन द थ्रोन ऑफ द मुगल्स. दैट इज जहांगीर रूल्ड फॉर ए लार्जर पीरियड दैट इज 1605 से लेकर 1627 AD तक. तो टू इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां फोकस करेंगे. वन नागवंशीज, सेकंड द छेरोस. छेरोस रूल्ड इन द पलामू एरिया, नागवंशी रूल्ड इन द छोटानागपुर खास एरिया. ठीक है. So the Nagvamsis का क्या स्टेटस था? Who was the ruler during the reign of Jahangir? It was Durjan Sal. Durjan Sal was the Nagvamsi ruler. Durjan Sal was a very important personality because he was famous in the history by the name that is King of the Diamonds. That he was a very expert person while identifying the quality of the diamond, the recognizing the diamond. And he was the ruler of Khukra at that time. Durjan Sal अपने हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए he did not accepted the Mughal sovereignty. पहले रिफ्यूज कर दिया. ओके. He also stopped paying the मालगुजारी. मालगुजारी क्या होता था? एनुअल पेमेंट करना पड़ता था, एनुअल टैक्स. ठीक है. जो मुगल गवर्नमेंट को देना पड़ता था दैट इज कॉल्ड मालगुजारी. तो दुर्जन साल ने मालगुजारी देने से मना कर दिया. मुगलों की जो सुजरेनिटी है उनका आधिपत्य है उनको स्वीकारने से मना कर दिया. तो इस तरह से मुगल्स बेसिकली क्या हुए उनसे? दे बेसिकली गॉट रेज्ड, गॉट एंग्री एंड दे ऑर्डर्ड देयर ऑफिसर्स टू गो इन्वेड द नागवंशी एरिया एंड पनिश द दुर्जन साल. सो व्हाट हैपेंड? 1612 AD दैट जाफर खान हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है. जाफर खान वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार. बट ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं था. बट इन 1615 AD जहांगीर अपॉइंटेड इब्राहिम खान एज द सूबेदार ऑफ द बिहार. द इब्राहिम खान इन्वेडेड द दुर्जन साल. दुर्जन साल वाज डिफीटेड एंड ही कैप्चर्ड. उसके बाद उनको 12 साल की सजा हुई. एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ रखा गया था उनको? ग्वालियर फोर्ट पे. ठीक है. So after this battle, the Durjan Sal was kept for the 12 years in imprisonment at the Gwalior fort. But during this time, a very important and very interesting episode होता है. हम लोग देखते हैं आगे. So Durjan Sal was in jail. He was in under captivity. उसी समय क्या हुआ कि एक violet diamond किसी तरह से जहांगीर को गिफ्ट किया गया था या मिला था. बट उसके क्वालिटी को लेके और डायमंड है कि नहीं उसके उस आइडेंटिटी को लेके बहुत सारा कौतूहल था. सो
that Jahangir knew that Durjan Sal was known as the king of the diamond. He belongs to the Sank region area. So he invited Durjan Sal. Durjan Sal, वो expert थे he recognized correctly with precisely the correctness of the violet diamond. Emperor was so pleased. जहांगीर इतने खुश हुए कि उन्होंने उनको छोड़ दिया, साथ ही साथ उनके साम्राज्य को भी वापस किया और he awarded the title of Shah to Durjan Sal. So जहांगीर ने उनको छोड़ दिया, उनका जो साम्राज्य था, एम्पायर था, उनको वापस कर दिया. किंगडम was returned to him. He was given the title of the Shah and he also signed an agreement, और दुर्जन साल signed an agreement कि अब से annual payment हम 6,000 रुपीज देंगे. ओके, फॉर दिस. और एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे कि इब्राहिम खान was given the title of फातजंग by the जहांगीर. क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्जन साल को हराया था. ठीक है, दुर्जन साल एक इम्पॉर्टेंट विक्ट्री था. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि he was given the title of शाह by the जहांगीर. सो नागवंशी को समझने के बाद लेट अस अंडरस्टैंड कि छेरो का क्या स्टेटस था. द छेरो रूलर्स रूल्ड दिस द पलामू एरिया. जहांगीर के कंटेम्पररी रूलर थे अनंत राय. In the previous lecture we have seen कि भगवत राय followed by the अनंत राय, the followed by सहबल राय, ये सारे रूलर्स थे. उनको याद रखेंगे आप. कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि लेट्स से द शाहजहां वाज द मुगल एम्पायर एंड हु आर द कंटेम्पररी छेरो रूलर्स एट दैट टाइम. सो यू शुड know these facts. Okay, let us understand the chronology. हम लोग हिस्ट्री को समझ रहे हैं. So छेरो रूलर they ruled to the पलामू area. Okay, the contemporary ruler कौन थे? अनंत राय. अभी तक अकबर के टाइम में हमने क्या देखा? They were out of the control of the Akbar's control. So अफजल खान and इबादत खान were given the task कि छेरो को कंट्रोल में लाओ, invade this area. So that in 1612 AD, Jahangir ordered these people to invade this छेरो पलामू area, and Anant Rai was defeated. Okay, Anant Rai was defeated. So when that Anant Rai was defeated, that he was succeeded by Sahabal Rai. Sahabal Rai became the ruler. The Sahabal Rai, that he was a powerful ruler, that he also maintained the tradition that he did not accept the sovereignty of the Mughals. So in 1613 AD, that is 1613, the Mughal army also invaded this area and captured the Sahabal Rai. The Sahabal Rai was taken to Delhi. He was taken to Delhi. Okay, Emperor Jahangir एक टाइगर का बैटल था. Sahabal Rai have to fight with a tiger. It was also an entertainment game for the emperor at that time. So during this battle, the Sahabal Rai was died. Okay, so in this way that the Cheros become the part of the Mughals. Mughals के part बन गए. Nagvangsis plus the Cheros, it means the prominent rulers were under the control of the Mughals. They were either directly under control or they became the vassal states. Okay, the other areas like the Manbhum, the Panchit were also the strong rulers. They also accepted the sovereignty of the Mughals. So now you are noticing कि किस तरह से this your Chota Nagpur area, that is called Chero part, Nagvangsis, the Singh plus Dhalbhum, Manbhum, all these areas now getting under the control of the Mughals. धीरे धीरे मुगलों के कंट्रोल में आते चले गए. अब शाहजहां के टाइम में क्या होता है? Let us understand. शाहजहां succeeded the Jahangir and he ruled for around 1627 to 58 AD. ये लंबे समय तक रूल किए थे. शाहजहां was very famous that as far as architecture of India is concerned. You should study in the detail about these rulers because this will help you for paper 1. But now for paper 2, let's understand the development happened in your Chota Nagpur area. Khokhara, you know that this Jharkhand, the Chota Nagpur region was known as Khokhara during the medieval period. Who was the ruler? It was the Durjan Sal. Because अभी दुर्जन साल जहांगीर ने उनको छोड़ा, राज्य वापस किया, शाह की टाइटल उनको दिया, उपाधि दिया. सो दैट दुर्जन साल अभी रूल कर रहे थे. अब शाहजहां उस समय राजा बन गए. तो दुर्जन साल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द दिल्ली कुछ इंपॉर्टेंट काम किए. पहला कि ही बिल्ट हिज कैपिटल दैट इज एट दोईसा, धुरवा रांची, एंड एक
पैलेस बनाया, दैट इज कॉल्ड पैलेस ऑफ नवरत्नगढ़। द पर्पस ऑफ नवरत्नगढ़ क्या था? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या है समझते हैं। एक्चुअली झरोखा दर्शन क्या होता था कि अकबर हैज इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ झरोखा दर्शन। उस समय द इम्पेरर और उसके सब्जेक्ट मतलब कॉमन पीपल के बीच में बहुत दूरी होता था। द कॉमन पीपल कैनॉट अप्रोच टू द किंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते थे, लाइक कि बर्थडे होता था, कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता था, जब किंग क्या होता था अपने पैलेस के झरोखा से आम लोगों को दर्शन दिया करते थे, बिकॉज द किंग वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द गॉड। ठीक है, किंग वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड। तो साधारण लोगों के लिए किंग से मिलना, उनका दर्शन पाना एक सौभाग्य की बात होती थी। Okay, and every common people cannot meet with your emperor, your raja. So Akbar introduced the system that is called Jharokha Darshan. So जब दुर्जन साल, so it was a part of the Mughal tradition. So when the Durjan Sal returned from the Delhi, he also introduced for this purpose of Jharokha Darshan at the palace of Navratangad. So नवरत्नगढ़ के आर्किटेक्चर में हमको मुगल इन्फ्लुएंस, दैट इज मुगल आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस मिलता है एट द फोर्ट ऑफ नवरत्नगढ़। ओके, पैलेस ऑफ नवरत्नगढ़। सो नाउ कम बैक टू आवर डिस्कशन दैट दुर्जनसाल वाज द रूलर एंड द दुर्जनसाल हैड मेड हिज कैपिटल एट दोइसा एंड पैलेस ऑफ नवरत्नगढ़ वाज बिल्ट बाय दुर्जनसाल। पर्पस पूछा जाएगा तो याद रखेंगे फॉर द झरोखा दर्शन। हम लोग फिर से छेरो डायनास्टी की ओर चलते हैं, दैट अराउंड द पलामू एरिया। द छेरो डायनास्टी में उस समय कंटेम्परेरी रूलर थे प्रताप राय। सो सहबल राय के बाद कौन आए? प्रताप राय। सो प्रताप राय वाज द रूलर। प्रताप राय के टाइम में छेरो जो किंगडम था एक पावरफुल किंगडम बना। ओके, एंड ही स्ट्रेंथेंड द किंगडम फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, बट द मुगल्स दैट इज शाहजहां ऑर्डर्ड इन 1632 दैट सुबेदार अब्दुल्ला खान who was appointed as the Subedar and given the Jagir of this area at a cost of 1,36,000 rupees per annum. 1,36,000 रुपीज के जागीरदारी पे उनको दिया गया था। तो शाहजहां ordered the Shaista Khan that to attack the Chero rulers and bring these areas under the control. So 26 जनवरी 1642 ये important डेट है। So 16 जनवरी 1642 an important date that a famous battle of Mughals and the Cheros was fought, that is between Shaista Khan and Pratap Rai. The Pratap Rai was defeated in this battle and he accepted the Mughal sovereignty. प्रताप राय को कैप्चर कर लिया गया। So प्रताप राय जब कैप्चर कर लिए गए तब क्या हुआ कि he offered an 80,000 rupees for immediate release. ओके, ये शाइस्ता खान की जागीर थी, याद रखेंगे। ये जागीर का कितना कीमत था? दैट 1,36,000। सो शाइस्ता खान लड़े थे, तब शाइस्ता खान डिफीटेड द प्रताप राय एंड 80,000 रुपीज ही ऑफर्ड फॉर इमीडिएट रिलीज। बट जानते ही हो, व्हेन द प्रताप राय वाज नॉट ऑन द थ्रोन ऑफ द चेरोस, कुछ इसमें इंटरनल राइवलरी थे, लाइक तेज राय और दरिया राय जो उनके रिलेटिव ही थे। तेज राय डिक्लेयर्ड दैट ही बिकम द रूलर ऑफ पलामू, ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज द रूलर ऑफ पलामू। बट कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के चलते, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के चलते फिर सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। उसी समय प्रताप राय के कुछ लॉयल मेंबर्स थे, लाइक सूरत राय एंड सबल सिंह। ठीक है, सूरत सिंह एंड सबल सिंह, दैट्स दे हेल्प्ड प्रताप राय टू गेट फ्रीड फ्रॉम द कैप्टिविटी। और 1644 में उन्होंने प्रताप राय को फिर से जेल से आजाद कराया और दे कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट बिटवीन द मुगल्स एंड द प्रताप राय। क्या क्या एग्रीमेंट के टर्म्स थे? दैट मुगल्स रिकॉग्नाइज दैट प्रताप राय टू बी द रूलर, ओके, टू बी द छेरो किंग। उनको एक मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यू मस्ट हैव स्टडीड मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर टू maintain the civil administration as well as military administration through a common system that is called mansabdar system. ठीक है, so प्रताप राय was also one of the mansabdar। ये बनाया, उनको 1000 मनसबदार बनाया गया और इस मनसबदारी के चलते उनका एक एनुअल टैक्स पेमेंट निर्धारित किया गया एंड दैट वाज 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इससे समझ में आया। सूरत सिंह एंड सबल सिंह की हेल्प से प्रताप राय उनको
जेल से रिहा कराया गया और एग्रीमेंट साइन किया गया मुगल्स और प्रताप राय के बीच में। ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थे। क्या क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट थे? प्रताप राय राजा होंगे, उनको मनसबदारी दिया गया 1000 का और 1 करोड़ रुपीस उनको एनुअल पेमेंट करना था। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शाहजहां, मेदिनी राय बिकम द रूलर। ठीक है। सो मेदिनी राय रूल फॉर 1662 to 74। सो मेदिनी रॉय इस समय रूल किए थे, बट ही वॉज ए वेरी फेमस रूलर बिकॉज पहला चीज तो याद रखेंगे कि मेदिनी रॉय है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिफ्यूज्ड द मुगल सब्जुगेशंस एंड स्टॉप द पेइंग टैक्सेस। वही काम जो पहले उनके पूर्वज किए थे। बट ड्यूरिंग दिस टाइम दैट आलमगीर बिकम द एम्पेरर। आलमगीर कौन? औरंगजेब वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। ही रूल फॉर 1658 से लेके 1707 एडी। यहाँ पर वार ऑफ सक्सेशन तो पता ही होगा। शाहजहां वाज सक्सीडेड बाय हिज सन दारा, मुराद, औरंगजेब एंड सुजा। सो शाहजहां हैज 4 sons, Dara, Murad, Suja and Aurangzeb. And ultimately in the war of succession, Aurangzeb became the emperor of Hindustan. He ruled for a very longer period of time and he pursued a policy that is Darul Harb to Darul Islam. That is Darul Harb to Darul Islam. What is this Darul Harb to Darul Islam? Actually, Aurangzeb considered that Hindustan as an asylum to that of Islams. ठीक है। सो वो पूरे हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते। सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। नाउ लेट अस सी what happened in this Chota Nagpur region. Aurangzeb ordered Daud Khan, okay, that he was the Subedar of this region, to attack the Palamu and collect the taxes from the Chero rulers. So Daud Khan in 1660 AD that he attacked the Palamu area. The Medni Roy minister was Surat Singh, that he tried to persuade an agreement between the Mughals and Cheros. बट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में औरंगजेब की उस पॉलिसी का भी पार्ट था, दैट इज दरुल हर्ब टू दरुल इस्लाम। ही ऑफर्ड दैट मेदिनी रॉय की सेटलमेंट तभी पॉसिबल है व्हेन ही एक्सेप्ट द इस्लाम रिलीजन, बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी दरुल हर्ब टू दरुल इस्लाम। ही आस्क्ड मेदिनी रॉय एक्सेप्ट इस्लाम, ओके। देन मेदिनी रॉय ही रिफ्यूज्ड एंड ही डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द मुगल्स। ड्यूरिंग दिस वॉर द Chero peoples were defeated. Okay, they fought very bravely, but the Chero peoples were ultimately defeated. After that, when the Daud Khan was leading the Mughal army, Daud Khan built a mosque at the Palamu fort in 1662 AD. And when he was returning from the Palamu, that he taken away the Singh Darwaja from the Palamu fort. So Daud Khan एक mosque बनाया उस fort के सामने, और जो Singh Darwaja था, he taken away from the Palamu fort. So according to Alamgir Nama, okay, it was an autobiography that of the Alamgir that is called Aurangzeb. According to Alamgir Nama, that Alamgir later appointed that is called Mankali Khan. ये याद रखेंगे, Mankali Khan. Who appointed? It was Alamgir Aurangzeb. So Mankali Khan was appointed as the Faujdar of this Palamu hill area till 1666. So when Mankali Khan left the area, it was Medni Roy who again regained this Palamu area. So from this fact, you know that the rulers of the Chota Nagpur area, particularly Cheros and Nagvamsi, they were the freedom loving. Okay, they were the freedom lovers. They do not accept the suzerainty of the external rulers. External rulers. Even the Medni Roy, that he was regarded as that one of the most important rulers of the medieval history, because he never that tax his subjects. ठीक है। So due to these important qualities, these rulers were highly commendable in their areas. They ruled with high authority to these areas of Chota Nagpur areas, and then they also that narrated a culture of the freedom, that is culture of the freedom, the culture of that is the sovereign governance. They developed a system of the governance model. So we will see in the subsequent lectures. So apart from these, you should keep a note that after the Durjan Sal, it was the Raghunath Shah
that who succeeded the Durjansal in the Chotnagpur region, that is Nagvamsi area. That it was the Raghunath Shah. It was that period was basically bound with religion and faith. वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे. So that is why the tenure was also marked with happiness. The cultural progress. So it was the Raghunath Shah. Okay. So Raghunath Shah, he built 3 important temples. It was very important from the exam point of view. Number 1, the Jagannath temple at Doisa, at its capital, Ram temple at Chutia, and the Madan Mohan temple at Bodhaya. You should remember, it is an important fact. Okay. So this Raghunath Shah period was marked with happiness, cultural progress, architectural development. He built the 3 important temples. During the reign of the Raghunath Shah, there was also a battle. That it was the Medini Rai of the Cheros. He invaded the Doisa region. That he captured, that he defeated, and he carried away a huge stone door. Okay, so Doisa se ek bada stone door le kiya, and he installed it at the Palamu fort. Even today it is known as the Nagpuri Darwaja. So Nagpuri Darwaja Palamu fort pe jo hai, it was basically Doisa se ek stone door leke gaya, and Medini Rai had installed it there, and that is even today known as the Nagpuri Darwaja. So you know that the ambitions of the native rulers, that is the Raksals, then followed by the Cheros, then the Nagvamsis, the Singh. So out of these people also wanted to expand their territorial extent. They fought also with each other, but they do not accept the suzerainty of the outsiders. So that is why they revolted against them. They resisted against them, and they fought against them. The famous battle was fought. Ultimately, they come under the control of the outsiders, but whenever they got chance, they overthrown the foreign yoke. Okay? They even fought the battle among themselves. As we have seen that Raghunath Shah's reign, that Medini Rai, that he attacked the Doisa, that is called Nagvamsi capital, and he taken away a huge stone door and he installed it at that Palamu fort, which is today it is known as Nagpuri Darwaja. So in this way, that this Jharkhand area come under the influence of the Mughals, and after the Mughals, that is after 1707, when that Aurangzeb died, Alamgir died, the successors were come, and till 1857, that they were known as the later Mughals. During this time, we will see that how the Britishers influenced this area, and the Britishers brought in changes, that the administrative system changes, the changes in the land reforms, the changes in the social, structural, cultural, political organization of the setup. So that is why their fabric was basically broken down, and it resulted into a lot of the revolts. We will see the tribal revolts in the subsequent lectures, how the Britishers, the policies, the Britishers experiments, they actually put a trade-off between the established norms and that the interest of the Britishers. All these resulted into exploitations, marginalizations, and that is why the peoples revolted against the foreign yoke, that is Britishers, and it resulted into a number of the tribal revolts. So all the development we will see in the subsequent lectures. So dear friends, today we are concluding our lecture here. There is an urge and appeal to all of you that कि अभी जो lectures चल रहा है, साथ ही साथ there is a question hour sessions, that is basically in the form of the Prachand Abhyas. The questions and ये session को collaborate करें, it will improvise all your confidence. क्योंकि बहुत सारे questions हैं that you cannot link after unless you gone through the basics of those topics. So basics और question practice दोनों को साथ में करें, it will help you definitely. So hopefully you guys must have enjoyed the lectures, that now you are be in a better position to understand about the history of the Jharkhand. All these kind of the videos we will going to upload continuously. In order to support us, like, subscribe and share the channel. Okay, so keep watching. So thank you, good luck, have a nice day.